730 दिन। यही वो संख्या थी जो सैरा विटमोर के दिमाग में घूम रही थी जब वो उस टूटे हुए राफ्ट पर लेटी थी और उसके पीछे मौजूद वो आइलैंड धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। वही आइलैंड जिसने 2 साल तक हर दिन उसे खत्म करने की कोशिश की थी और अब आखिरकार खुद ही खत्म हो रहा था। सैरा की नजरें लगातार उसी पर टिकी थीं। उसके अंदर किसी तरह की घबराहट या राहत नहीं बची थी। सिर्फ एक गहरी खामोशी थी जो इंसान के भीतर तब उतरती है जब वो 2 साल तक लगातार लड़ते लड़ते पूरी तरह थक चुका हो। लेकिन इस कहानी की शुरुआत इसके अंत से करना सही नहीं होगा। यह कहानी वहां से शुरू होती है जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सैरा विटमोर 45 साल की सियाटल की रहने वाली एक मरीन जियोलॉजिस्ट। टोंगा ट्रेंच के वॉल्केनिक फॉर्मेशंस को समझना ही उसकी जिंदगी थी और उस दिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही जिंदगी उसे उसकी सबसे बड़ी परीक्षा की तरफ धकेलने वाली है। टोंगा ट्रेंच पैसिफिक ओशन के साउथ वेस्ट हिस्से में न्यूजीलैंड से करीब 2000 किलोमीटर उत्तर में। यहां समुद्र की गहराई लगभग 11 किलोमीटर तक पहुंचती है और 2 टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार एक दूसरे के नीचे खिसकती रहती हैं। इसी वजह से यहां वॉल्केनिक एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि कभी-कभी एक पूरा आइलैंड समुद्र से उभर आता है और कुछ महीनों बाद फिर गायब भी हो जाता है। सैरा इसी प्रोसेस को स्टडी करने आई थी। उस रात रिसर्च वेसल पर सब कुछ बिल्कुल रूटीन था। सैरा अपने कैबिन में बैठकर डेटा नोट्स कर रही थी। तभी पहला झटका महसूस हुआ, हल्का सा, जैसे वेसल किसी बड़ी लहर से टकराई हो। लेकिन दूसरा झटका पहले से 3 गुना ज्यादा ताकतवर था। फिर नीचे से एक भयानक आवाज सुनाई दी, जैसे वेसल की पूरी बॉडी अंदर से टूट रही हो। और उसके बाद जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि सैरा का दिमाग उसे समझ ही नहीं पाया। बर्फ जैसा ठंडा पानी, घना अंधेरा और फिर सिर्फ लहरें। जब सैरा को होश आया तो वो एक रॉकी शोर पर पड़ी हुई थी। उसके मुंह में नमक भरा था, सिर भारी लग रहा था और जहां तक नजर जाती थी वहां सिर्फ समुद्र दिखाई दे रहा था। वेसल का कोई निशान नहीं था, उसकी टीम का भी कोई पता नहीं था। वहां सिर्फ सैरा थी और उसके सामने मौजूद था वो आइलैंड, घना, काला, वॉल्केनिक चट्टानों से ढका हुआ और पूरी तरह खामोश। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से जानता हो कि सैरा यहां आने वाली है। पहले दिन सैरा ने जो सबसे पहला काम किया वो यह था कि वो शोर पर बैठ गई और कुछ नहीं किया। यह कमजोरी नहीं थी, यह उस दिमाग की नेचुरल रिस्पॉन्स थी जो अभी तक यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसके साथ जो हुआ था वो सच था। उसके पास जो कुछ बचा था वो था एक वाटरप्रूफ फील्ड नोटबुक, एक पॉकेट नाइफ और उसकी घड़ी। बस इतना ही। आइलैंड की सॉइल अभी भी ज्यादातर वॉल्केनिक ऐश और टूटे हुए लावा रॉक्स से बनी थी। यहां के पेड़ों की जड़ें भी उतनी गहरी नहीं थीं जितनी पुराने आइलैंड्स पर होती हैं। सैरा की जियोलॉजी ट्रेनिंग ने उसे तुरंत बता दिया कि यह आइलैंड जियोलॉजिकली काफी नया था और पूरी तरह स्टेबल भी नहीं था। यह जानकारी उसके दिमाग के एक कोने में जाकर बैठ गई। फिलहाल उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे चलकर यही बात बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। तीसरे दिन आइलैंड के एक हिस्से में उसे कुछ मरे हुए पक्षी दिखाई दिए। उनके शरीर पर किसी तरह की चोट नहीं थी, कोई संघर्ष का निशान भी नहीं। सैरा सावधानी से उनके पास गई। जैसे ही वो झुककर उन्हें देखने लगी, उसे अचानक हल्का सा चक्कर महसूस हुआ, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन इतना काफी था। CO2। वॉल्केनिक आइलैंड्स पर जमीन के नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बाहर निकलती रहती है। क्योंकि यह गैस हवा से भारी होती है, इसलिए नीचे जमा हो जाती है। यह दिखाई नहीं देती, इसकी कोई गंध भी नहीं होती और फिर अचानक इंसान को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। सैरा ने तुरंत उस पूरे एरिया को अपनी नोटबुक में मार्क कर लिया और उसके बाद वो कभी भी उस जगह वापस नहीं गई। पहले हफ्ते के अंत तक सैरा ने अपने लिए एक छोटी सी रूटीन बना ली थी। सुबह पानी इकट्ठा करना, दिन में खाने की तलाश करना और शाम को किनारे पर बैठकर आसमान को देखना, इस उम्मीद में कि शायद कोई प्लेन दिखाई दे जाए। रूटीन भले ही छोटी थी, लेकिन उसी ने उसे मेंटली संभाले रखा, क्योंकि जब इंसान के पास करने के लिए कोई काम होता है तो उसका दिमाग उतना नहीं बिखरता जितना खाली बैठने पर बिखर जाता है। 13वें दिन की रात जब सैरा नींद से जागी तो उसने देखा कि उसका सारा जमा किया हुआ खाना गायब था और उसकी जगह सैकड़ों हर्मिट क्रैब्स थे, छोटे छोटे, बेपरवाह और हर तरफ फैले हुए। हर्मिट क्रैब्स रात के समय अपनी स्मेल सेंस की मदद से खाने को इतनी दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं जितना एक ट्रेन्ड डॉग भी मुश्किल से कर पाए।
और जब उनकी कॉलोनी किसी फूड सोर्स तक पहुंच जाती है तो उसे पूरी तरह साफ करके ही छोड़ती है। सारा के लिए यह सिर्फ खाने का नुकसान नहीं था, यह उसकी 3 दिन की मेहनत और एनर्जी का नुकसान था। अगले दिन वो कोकोनट्स इकट्ठा करने गई। तभी अचानक एक बड़ा कोकोनट ऊपर से गिरा और सीधे उसके बाएं कंधे पर आ लगा। पैसिफिक आइलैंड्स में मैच्योर कोकोनट का वजन 1.5 से 2 किलो तक हो सकता है और अगर वो 15 मीटर की ऊंचाई से गिरे तो उसका असर सीधा हड्डियों तक पहुंचता है। सारा दर्द से वहीं जमीन पर बैठ गई। दर्द इतना तेज था कि कुछ पल के लिए उसकी सांस तक रुक गई। उसका कंधा टूटा नहीं था, लेकिन हाथ उठाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। और अब एक हाथ से बिल्कुल अकेले उस आइलैंड पर जिंदा रहना अगले कई हफ्तों तक उसके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। कंधे का दर्द पूरे 3 हफ्तों तक बना रहा। 3 हफ्ते जिनमें हर छोटा बड़ा काम उसे सिर्फ एक हाथ से करना पड़ता था। दूसरे महीने में आइलैंड के दूसरी तरफ उसे एक कोरल रीफ मिली और वहां मछलियां थीं। सारा ने अपने पॉकेट नाइफ और एक मजबूत लकड़ी की मदद से एक छोटा सा स्पीयर बनाया और कई दिनों बाद पहली बार उसने कुछ ऐसा खाया जो सिर्फ कोकोनट नहीं था, लेकिन उस छोटी सी जीत की कीमत भी उसे चुकानी पड़ी। एक दिन फिशिंग करते समय उसका दाहिना पैर कोरल से टकरा गया और उसमें एक लंबा कट लग गया। ट्रॉपिकल समुद्रों के गर्म और ह्यूमिड पानी में विब्रियो वल्निफिकस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। यह अक्सर कोरल कट्स के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और इतनी तेजी से टिश्यू डैमेज करता है कि डॉक्टर्स इसे फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया तक कह देते हैं। अगले 4 दिनों में वो छोटा सा कट एक सूजे हुए, लाल और जलते हुए जख्म में बदल गया। उसके आसपास की स्किन भी धीरे धीरे काली पड़ने लगी थी। सारा को यह देखकर घबराहट नहीं हुई, उसे गुस्सा आया। उसने अपना नाइफ पत्थर पर घिसकर और तेज किया, फिर संक्रमित स्किन को सावधानी से काटा और वोल्केनिक रॉक को आग पर गर्म करके उस जख्म पर दबा दिया। पूरी रात वो उसी जलन के साथ लेटी रही, दांत भींचे हुए और एक भी आवाज निकाले बिना। अगले 2 हफ्तों तक हर सुबह उठकर वो सबसे पहले उसी जख्म को देखती। काला हिस्सा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, यही उसका पहला सवाल होता था। धीरे धीरे घाव भरने लगा, लेकिन उसका निशान कभी नहीं गया। वो निशान हमेशा के लिए उसके साथ रह गया, उस आइलैंड की पहली परमानेंट याद बनकर। तीसरे महीने के आखिर में सारा को आइलैंड के उत्तरी हिस्से में एक केव मिली, अंदर से ठंडी और उसके मौजूदा शेल्टर से लगभग 3 गुना बड़ी। कई महीनों में पहली बार उसे लगा कि शायद यह आइलैंड उससे सिर्फ छीन ही नहीं रहा, कभी कभी कुछ दे भी सकता है। उसने पूरे केव को ध्यान से एक्सप्लोर किया, दीवारों को हाथ से छूकर देखा, जमीन को चेक किया और फिर उसकी नजर ऊपर गई। छत पर कुछ था, काला, घना और लगातार हिल रहा था। हजारों बैट्स, फ्लाइंग फॉक्सेस, जिनका विंग स्पैन 1.5 मीटर तक पहुंच सकता है, साउथ पैसिफिक के आइलैंड्स पर आमतौर पर पाए जाते हैं। दिन में ये आराम करते हैं और रात होते ही बाहर निकलते हैं। सारा धीरे धीरे पीछे हटी, बिना कोई आवाज किए। केव उसके रहने के किसी काम का नहीं था, लेकिन असली परेशानी अगले दिन सामने आई। केव के नीचे से एक पतली धारा बहती थी जो सीधे सारा के वाटर कलेक्शन पॉइंट की तरफ जाती थी। बैट वेस्ट यानी ग्वानो में इतने बैक्टीरिया और पैरासाइट्स हो सकते हैं कि अगर वो पानी के सोर्स तक पहुंच जाए तो वह पानी पीना लगभग उतना ही खतरनाक हो जाता है जितना इन्फेक्टेड समुद्री पानी पीना। सारा को अपना पूरा वाटर कलेक्शन सिस्टम दोबारा बनाना पड़ा और यह सब उसे उसी पैर के साथ करना था जो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। चौथे महीने की एक रात किनारे का पानी अचानक चमकने लगा। हल्की नीली रोशनी, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। एक पल के लिए सारा का दिल जैसे रुक गया। वो तुरंत उठी, किनारे की तरफ दौड़ी, हाथ हिलाए और पूरी ताकत से आवाज लगाई। उसे लगा शायद कहीं कोई जहाज है या कोई सिग्नल दिखाई दिया है, लेकिन जब वो करीब पहुंची तो उसे सच्चाई समझ आ गई। वो रोशनी ऊपर से नहीं, पानी के अंदर से आ रही थी। बायोल्यूमिनेसेंट एल्गी, ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो डिस्टर्ब होने पर नीली रोशनी पैदा करते हैं। सारा धीरे से वहीं किनारे पर बैठ गई, अपने घुटनों को छाती से लगाकर, और लंबे समय तक उस चमकते हुए पानी को देखती रही। वो रोशनी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उस रात सारा के लिए वह दुनिया की सबसे क्रूल चीज बन गई थी। छठे महीने तक सारा का शरीर पूरी तरह बदल चुका था। उसके हाथ रफ और कैलस्ड हो चुके थे। वजन पहले से काफी कम हो गया था, लेकिन उसका दिमाग पहले से ज्यादा शार्प था। इसलिए नहीं कि जिंदगी आसान हो गई थी,
बल्कि इसलिए कि हर गलती की कीमत इतनी बड़ी थी कि गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। मसल्स और ऑयस्टर्स सैकड़ों की संख्या में रॉक्स से चिपके हुए। सैरा ने उस दिन पेट भरकर खाया, कई महीनों बाद पहली बार। लेकिन उसी रात करीब 2 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसका पेट अंदर से जल रहा हो। अगले 6 घंटे उसके जीवन के सबसे कठिन घंटों में से थे। बाद में उसने अपनी नोटबुक में लिखा कि उन्हीं घंटों के दौरान पहली बार उसे गंभीरता से लगा था कि शायद यह आइलैंड उसे कभी जाने नहीं देगा। रेड टाइड तब होती है जब समुद्र में टॉक्सिक एल्गी असामान्य गति से बढ़ने लगती है। शेलफिश उन टॉक्सिन्स को अपने अंदर जमा कर लेते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जहर पकाने के बाद भी खत्म नहीं होता। यह इंसानी नर्वस सिस्टम पर इतना असर डाल सकता है कि गंभीर मामलों में पैरालिसिस तक हो सकता है। अगले 3 दिन सैरा अपने शेल्टर में पड़ी रही, इतनी कमजोर कि पानी लेने के लिए उठना भी उसके लिए एक संघर्ष बन गया था। 8वें महीने की एक रात सैरा गहरी नींद में सो रही थी। तभी एक अजीब सी आवाज ने उसे जगा दिया। उसने आंखें खोली और जो सामने था उसे समझने में उसके दिमाग को एक पूरा सेकंड लग गया। उसकी तरफ बढ़ती हुई पानी की एक विशाल दीवार, रोग वेव, ऐसी लहर जो बिना किसी स्टॉर्म के, बिना किसी वार्निंग के डीप ओशन में होने वाली अंडर वाटर डिस्टर्बेंसेस से पैदा हो सकती है। और जब वो किनारे तक पहुंचती है तो रास्ते में आने वाली लगभग हर चीज को अपने साथ बहा ले जाती है। महीनों की मेहनत से बनाया गया सैरा का शेल्टर कुछ ही सेकंड्स में समुद्र के साथ गायब हो गया। जब सब खत्म हुआ तो सैरा के पास सिर्फ 3 चीजें बची थीं, उसकी नोटबुक, उसकी पॉकेट नाइफ और उसके बदन पर मौजूद कपड़े। सैरा ने महसूस किया कि आइलैंड बदल रहा था। जमीन में नई दरारें दिखाई देने लगी थीं। एक जगह जहां पहले एक पेड़ खड़ा था, वहां की मिट्टी अचानक धंस गई थी। यहां तक कि कुछ वॉल्केनिक रॉक्स भी रातों रात अपनी जगह बदल चुके थे। सैरा ने यह सब अपनी नोटबुक में दर्ज किया। वो जानती थी ये सामान्य बदलाव नहीं थे, ये संकेत थे कि आइलैंड के नीचे कुछ चल रहा था। टोंगा ट्रेंच के इस हिस्से में पैसिफिक प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का टकराव इतना इंटेंस है कि मैग्मा का प्रेशर कभी भी सरफेस तक पहुंच सकता है। ऐसे आइलैंड्स ऊपर से भले ही मजबूत और सॉलिड दिखाई दें, लेकिन नीचे से धीरे धीरे हॉलो होते जाते हैं और फिर एक दिन वो अपना ही वजन संभाल नहीं पाते। 14वें महीने में एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया। स्टॉर्म की तीसरी रात लाइटनिंग आइलैंड के दक्षिणी हिस्से में गिरी और देखते ही देखते वहां आग फैल गई। सैरा तुरंत किनारे की तरफ भागी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो एक खतरनाक जगह पर फंस चुकी है। एक तरफ आग थी और दूसरी तरफ समुद्र। तेज हवा लगातार आग को उसकी तरफ धकेल रही थी। पीछे सिर्फ ऊंची वॉल्केनिक क्लिफ्स थीं, जिनके नीचे सीधा समुद्र था। उस रात सैरा एक संकरी रॉकी लेज पर बैठी रही। आग उससे लगभग 50 मीटर दूर थी, लेकिन उसकी गर्मी चेहरे पर साफ महसूस हो रही थी। पूरी रात सुबह तक बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे आग बुझने लगी। जब सैरा उठी तो उसके कपड़ों के किनारे झुलस चुके थे। हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन वो जिंदा थी। एक सुबह उसे किनारे पर कुछ बड़े फुटप्रिंट्स दिखाई दिए, चौड़े, गहरे और बड़े बड़े क्लॉज के निशानों के साथ। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल, जो खुले समुद्र में सैकड़ों किलोमीटर तक तैर सकता है और लगभग किसी भी आइलैंड तक पहुंच सकता है। ट्रैक्स बिल्कुल ताजे थे और सबसे बुरी बात, वे उसके वाटर कलेक्शन पॉइंट के बेहद करीब मिले थे। उस दिन के बाद सैरा ने अपनी पूरी रूटीन बदल दी। हाथ में एक लंबी तेज लकड़ी और हर कुछ मिनट में आसपास नजर दौड़ाना, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि वो क्रोकोडाइल कहां था। और कई बार सबसे खतरनाक चीज वही होती है जिसे आप देख नहीं सकते, जो कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी आपके आसपास मौजूद रहती है। आइलैंड की जमीन लगभग हर हफ्ते कांपने लगी। शुरुआत हल्के झटकों से हुई, फिर झटके लंबे होने लगे और उसके बाद जमीन में नई दरारें दिखाई देने लगी। सैरा हर अर्थक्वेक को ध्यान से नोट करती रही। टाइम, इंटेंसिटी, डायरेक्शन। एक मरीन जियोलॉजिस्ट के लिए यह सिर्फ डेटा था, लेकिन उस आइलैंड पर अकेली फंसी एक औरत के लिए यह एक काउंटडाउन था। ऐसा काउंटडाउन जिसका अंत कब आएगा यह उसे भी नहीं पता था। 19वें महीने में आइलैंड के पूर्वी हिस्से में एक वॉल्केनिक वेंट एक्टिव हो गया। पहले सफेद धुआं दिखाई दिया, फिर ऐश गिरने लगी। धीरे धीरे हर चीज उस राख की परत से ढक गई। वॉल्केनिक ऐश ऊपर से हार्मलेस लग सकती है, लेकिन यह माइक्रोस्कोपिक सिलिका पार्टिकल्स से बनी होती है। अगर यह सांस के साथ लंग्स तक पहुंच जाए तो अंदर की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकती है।
सारा ने कपड़े का एक टुकड़ा मुंह और नाक पर बांधा और जितना दूर जा सकती थी उतना दूर चली गई। एक रात समुद्र का पानी अचानक पीछे हटने लगा, बहुत तेजी से। सारा एक ही पल में खड़ी हो गई। उसे समझते देर नहीं लगी। सुनामी, जब अंडर वाटर लैंडस्लाइड या समुद्र के नीचे कोई बड़ा जियोलॉजिकल इवेंट होता है तो उसकी एनर्जी पानी में एक विशाल वेव पैदा कर सकती है, और जैसे जैसे वह किनारे के करीब आती है उसकी ऊंचाई कई गुना बढ़ जाती है। सारा पूरी ताकत से वॉल्केनिक क्लिफ्स की तरफ भागी, ऊपर और ऊपर, जितना ऊपर वो जा सकती थी। जब वेव किनारे से टकराई तब सारा उससे लगभग 20 मीटर ऊपर थी, लेकिन नीचे सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका शेल्टर, वो पत्थर जिन पर उसने हेल्प लिखा था, और वह किनारा जहां वो हर शाम बैठकर आसमान देखा करती थी, सब समुद्र के नीचे था। सारा लंबे समय तक उस क्लिफ पर बैठी रही, खामोशी से नीचे देखती हुई। फिर उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा और लगभग 2 साल में पहली बार जोर से कहा, बस अब नहीं। उस दिन के बाद अगले 2 हफ्तों तक उसने सिर्फ एक काम किया, राफ्ट बनाना। ड्रिफ्टवुड, शिपरेक से बचे हुए टुकड़े और वो रोप जिसे उसने महीनों पहले संभाल कर छुपा दिया था। अब आइलैंड हर दिन छोटा होता जा रहा था। कोस्ट लाइन धीरे धीरे समुद्र में समा रही थी, हर रात थोड़ा और। 22वें महीने की एक सुबह आइलैंड का एक और हिस्सा टूटकर समुद्र में गिर गया। पानी उसके पैरों तक पहुंच चुका था। सारा ने कुछ पल उस दृश्य को देखा, फिर अपनी राफ्ट को पानी में धकेला, उस पर चढ़ी और इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस आगे बढ़ती चली गई। 3 दिन तक सारा उस राफ्ट पर रही। नीचे पैसिफिक ओशन का अनंत पानी बहता रहा, ऊपर सूरज लगातार उसे झुलसाता रहा, और रात होते ही आसमान में वही तारे दिखाई देते जिन्हें वो पिछले 2 साल उस आइलैंड से देखा करती थी। चौथे दिन उसे दूर क्षितिज पर कुछ दिखाई दिया, धुंधला सा लेकिन अलग, एक कार्गो शिप। सारा तुरंत उठी। उसने अपने कपड़ों का कुछ हिस्सा उतारा, राफ्ट पर रखा और आग लगा दी। कुछ ही देर में गहरा काला धुआं आसमान में उठने लगा, इतना गहरा कि शिप के क्रू की नजर उस पर पड़ गई। जब शिप उसके करीब पहुंची और एक सेलर नीचे झुककर सारा को देखने लगा तो वो कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसके सामने एक औरत बैठी थी, कमजोर, धूप से झुलसी हुई, जख्मों से भरी हुई, लेकिन फिर भी अपने राफ्ट पर पूरी तरह सीधी बैठी हुई, अपने पैरों पर, बिना किसी सहारे के। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बाद में कहा कि 2 साल तक अकेले रहना, बिना प्रॉपर न्यूट्रिशन के, बिना मेडिकल हेल्प के और लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटी के बीच सरवाइव कर जाना, मेडिकल साइंस के हिसाब से लगभग अनएक्सप्लेनेबल था। जब जर्नलिस्ट्स ने सारा से पूछा कि उसने यह सब कैसे किया तो वो कुछ पल चुप रही। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे नहीं पता, बस रुकी नहीं। सिएटल वापस लौटने के बाद सारा ने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी। उस किताब का पहला पेज पूरी तरह ब्लैंक था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, वही लाइन जो उसने कभी उस आइलैंड पर अपनी नोटबुक में लिखी थी, जो दिखता है वो हमेशा सेफ नहीं होता। उस किताब की पहली कॉपी उसने उस रिसर्च टीम को भेजी जो आज भी टोंगा ट्रेंच को स्टडी कर रही थी, उसी ट्रेंच को जिसने 2 साल पहले सारा को एक अनजान आइलैंड पर अकेला छोड़ दिया था और जो आज भी वहीं मौजूद था, एक्टिव, अनस्टेबल और इंसानी संघर्षों से पूरी तरह बेपरवाह। अगर सारा की यह सर्वाइवल आपको हिला गई तो द जियो वाइब को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताइए कि उन 730 दिनों में वो कौन सा पल था जिसने आपको सबसे ज्यादा रोका। यह कहानी एंटायरली फिक्शनल है और एंटरटेनमेंट तथा एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाई गई सर्वाइवल टेक्निक्स, ज्योग्राफी और साइंस रियल रिसर्च पर बेस्ड हैं, लेकिन सारा विटमोर और इस कहानी के सभी किरदार काल्पनिक हैं। किसी भी रियल पर्सन या रियल इंसिडेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। रियल सर्वाइवल सिचुएशंस में हमेशा ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की मदद लें।